एंड गेम में जब टोनी पास्ट में जाकर अपने डैड हावर्ड स्टार्क से मिला और हावर्ड ने उसे बताया कि उसकी वाइफ यानी टोनी की मदर प्रेग्नेंट है, ये सुनकर टोनी ऐसे कंफ्यूज हुआ जैसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो। My wife's expecting, and too much time at the office. Congratulations. तुमने इस चीज को इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन वो कंफ्यूज इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उसे अब तक पैदा हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। और सुनो, आयरन मैन 2 में हावर्ड ने टोनी से कहा था कि माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन इज यू। What is and always will be my greatest creation is you. और यहाँ पर क्रिएशन का मतलब ये भी हो सकता है कि ये बंदा जिसे हम टोनी समझते थे, ये एक्चुअल में हावर्ड स्टार्क का बायोलॉजिकल सन था ही नहीं, उसका सगा बेटा नहीं था, बल्कि एक्चुअल में ये ही। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। एंड बिलीव मी, अब जो एवेंजर्स डूम्सडे की थ्योरी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसके हिसाब से मार्वल पिछले 15-20 सालों से हमें धोखा दे रहा था। वो बंदा जिसे हम टोनी स्टार्क समझते थे, वो एक्चुअल में टोनी स्टार्क कभी था ही नहीं। वो एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था, हमारी आंखों के सामने था, बट हम उसे पहचान नहीं पाए। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड में तुम्हारा दिमाग फट के चार ना हो जाए तो तुम इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। मतलब शायद पहला ऐसा क्रिएटर होऊंगा जो बोल रहा है कि वीडियो को डिसलाइक मार देना, बट आई बिलीव इन दिस थ्योरी और इस बात के प्रूफ्स भी दूंगा तुम्हें कि हमारा टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी कभी था ही नहीं, वही विक्टर वॉन डूम था। तो चलो सीधे शुरुआत कर लेते हैं। अब सब ये सोच रहे थे कि मार्वल ने डेस्परेट होकर आरडीजे को वापस से डूम के रोल में कास्ट कर लिया है, बट भाई मार्वल ने आरडीजे को डेस्परेशन में कास्ट नहीं किया, बल्कि इसलिए कास्ट किया है क्योंकि आरडीजे ऑलरेडी विक्टर वॉन डूम प्ले कर रहे थे हमारे सामने इतने सालों से। वेल, सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं कि टोनी स्टार्क से भी बहुत पहले 2005 में आरडीजे ने फैंटास्टिक फोर में विक्टर वॉन डूम के लिए ऑडिशन किया था, यानी डूम का रोल एक्चुअल में आरडीजे की किस्मत में ही था। हालांकि तब ये रोल उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन आज करीब 20 सालों के बाद उनका ये सपना सच हो गया जब वो रियलिटी में विक्टर वॉन डूम प्ले करने जा रहे हैं। बट रीजन ये नहीं है, वो जो प्रूफ मैं देने की बात कर रहा था कि टोनी ही विक्टर है, वो मैं आगे देता हूं। ये मैंने इसलिए बताया कि मार्वल में आरडीजे का डूम बनाने का आइडिया ये आज का नहीं है, ये 20 साल पहले से चला आ रहा है और ये बात खुद केविन फाइगी और मार्वल के कुछ हाई पोजीशन वाले लोगों के दिमाग में ऑलरेडी थी। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना, इस पर मैं आगे और बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने भी कहा था कि वैसे तो वो लोग मार्वल में वापस नहीं आने वाले थे क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में करने को तो मतलब बहुत सारा कूल स्टफ है, लेकिन रूसोस को वो एक आइडिया नहीं मिल रहा था, स्टोरी की शुरुआत करने का एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था जो कि एकदम परफेक्ट हो और जिसके चलते वो मार्वल में वापस आए। बट फाइनली उन्होंने आरडीजे और टोनी स्टार्क से रिलेटेड एक आइडिया सुना। वो आइडिया क्या था वो आगे बताता हूं। वो आइडिया सुना और इसे सुनकर भाई साहब उनके होश उड़ गए, तुम्हारे भी उड़ जाएंगे। मतलब लिटरली पूरे मार्वल वालों के होश उड़ गए और सबके सब एकदम तैयारियों में लग गए। अब सोचो, वो आइडिया जिसने पूरे थके हुए मार्वल को एकदम एक्टिवेट कर दिया, कैंग को निकलवा दिया, आरडीजे को $100 मिलियन पे करवा दिए, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स अनाउंस करवा दी, वो आइडिया कितना बड़ा और कितना एपिक रहा होगा। तो ये आइडिया क्या था जो आरडीजे और रूसोस इन सभी को एक साथ वापस ले आया? वेल, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कंफर्म कर दूं कि आरडीजे को वापस लाना ये मार्वल का कोई डेस्परेशन नहीं है, बल्कि आरडीजे ही वो एक्टर है जो मार्वल में विक्टर वॉन डूम प्ले कर सकते हैं। प्लस इस आइडिया से डूम के सेटअप को लेकर भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि थैनोस की तरह डूम का तो कोई बिल्डअप हुआ ही नहीं एमसीयू में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई ये आइडिया सुनने के बाद तुम कहोगे कि यार डूम का सेटअप तो एमसीयू में पिछले 20 सालों से लगातार चल रहा है। सो देखो, थ्योरी है गाइस कि डूम फर्स्ट ऑफ ऑल ही हु रिमेन्स और कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं, एक काउंसिल ऑफ कैंग्स, उन्हें हंट करेगा। एंड इसके लिए वो फुली जस्टिफाइड है, यानी उसका ये करना, उन्हें हंट करना सही है। बिकॉज, एंड ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, बिकॉज जब ही हु रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन यानी 616 क्रिएट की थी तो उस प्रोसेस में उसने बाकी की दूसरी टाइमलाइंस को साइलेंट कर दिया था, यानी डूम की टाइमलाइन भी ही हु रिमेन्स ने साइलेंट कर दी थी, जिसके चलते डूम कैंग से बहुत नाराज है एंड उसे हंट करना चाहता है। बट बात केवल इतनी ही नहीं है, ये तो ये बात थी कि क्यों कैंग आउट हुआ एंड क्यों डूम इन हुआ, बट रियल क्रेजीनेस इसके भी आगे स्टार्ट होती है। देखो, काफी सारे लोग अभी भी यही बिलीव करते हैं कि विक्टर वॉन डूम बस एक इविल टोनी स्टार्क वेरिएंट होगा, यानी किसी और यूनिवर्स का टोनी स्टार्क होगा जो बर्ज़र्क हो गया, जो इविल बन गया और एक विलेनियस पाथ पर निकल पड़ा, एक हीरो बनने की बजाय एक विलेन बन गया। बट
एक्चुअली द केस इज जस्ट ऑपोजिट। वो टोनी स्टार्क जिसे इतने सालों से हम लोग देख रहे थे वो ही एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम का एक वेरिएंट था, यानी आरडीजे, जिसे हम अभी तक टोनी स्टार्क मानते थे। वो एक्चुअल में टोनी था ही नहीं, वो डूम का वेरिएंट था। अब सुनने में तो बहुत मजेदार और ट्विस्टिंग है, बट इसके पीछे कोई बड़ी वजह, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना तुम मार्वल के बिगेस्ट हीरो को बदनाम कर सकते हो, उसे विलन बोल सकते हो। तो भाई वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब की सब तुमने इग्नोर कर दी। तुम जानते हो मार्वल आज से 10-10 साल पहले वाले स्टफ को मूवीज में कनेक्ट कर देता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें एंड गेम में टोनी का हावर्ड की बात सुनकर चौंक जाना और आयरन मैन 2 में हावर्ड का टोनी से ये कहना कि तुम ही मेरी बेस्ट क्रिएशन हो, ये सब बताया था। यानी इतनी छोटी छोटी बातों में मार्वल ने डूम को टीज किया है कई सालों पहले। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो डूम था तो सब उसे टोनी क्यों कहते थे और कभी उसकी रियलिटी निकलकर हमारे सामने क्यों नहीं आ पाई? इसके पीछे हाथ था ही हू रिमेन्स का। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ही हू रिमेन्स पहले ही डूम से लड़कर उसे हरा चुका है। ही हू रिमेन्स के मल्टीवर्सल वॉर खत्म करने से पहले आरडीजे का डूम वो अपने यूनिवर्स में नॉर्मली रहता था। उसने अपनी पूरी लाइफ अपने यूनिवर्स में स्पेंड करी, कई सारे वॉर्स लड़े, इवन ही हू रिमेन्स से भी वो लड़ा था लेकिन हार गया था। अगेन ये सब इवेंट्स ही हू रिमेन्स के मल्टीवर्सल वॉर खत्म करने से पहले हुए थे और फिर डूम को हराने के बाद ही हू रिमेन्स ने अलायत की पावर का यूज करके मल्टीवर्सल वॉर को खत्म कर दिया था, जैसा कि उसने एक्सप्लेन किया था। डूम को हराने के बाद ही हू रिमेन्स ने सिटाडेल, जिसकी लोकेशन बियॉन्ड टाइम आती है, वहां से सीक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट करके बाकी की टाइमलाइंस को साइलेंट कर दिया, इंक्लूडिंग विक्टर वॉन डूम्स टाइमलाइन एज वेल। यानी जिस टाइमलाइन में विक्टर वॉन डूम बनकर एग्जिस्ट करता था वो टाइमलाइन ही हू रिमेन्स ने साइलेंट कर दी, या कह लो एक तरह से खत्म कर दी। और आगे जब उसने एक नई टाइमलाइन रिक्रिएट करी तो उसे फिर से डूम के खतरे का सामना ना करना पड़े, इसके लिए कैंग ने ये श्योर कर दिया कि डूम को स्टार्क्स यानी हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ अडॉप्ट कर ले और उसे एक विलेन नहीं बल्कि इस न्यू टाइमलाइन में एक हीरो की तरह बड़ा करें। और आगे चलकर जब ये एक हीरो बन जाएगा तो जाहिर है फिर ये ही हू रिमेन्स के लिए खतरा नहीं बन पाएगा। यानी टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी स्टार्क नहीं है, बट हमें वो टोनी स्टार्क लगता है और इसके पीछे हाथ था ही हू रिमेन्स का। और ये सब कुछ भाई पास्ट मार्वल मूवीज को देखते हुए फुल ऑन सेंस भी बनाता है। इवन इनसाइडर्स की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब इस थ्योरी में परफेक्टली फिट हो जाती हैं। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों सिर्फ आरडीजे ही डूम प्ले कर सकते हैं और क्यों आरडीजे का डूम अब इविल एवेंजर्स को लेकर वापस आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ कैंग ने जो डूम के साथ किया उसका बदला है, उसका ऑपोजिट है। खुद सोचो, कैंग ने डूम को विलन से एक हीरो बना दिया उसे स्टार्क्स को अडॉप्ट करवा के, और अब डूम सारे एवेंजर्स यानी हीरोज को असेंबल करके उन्हें हीरोज से विलन्स बना देगा, उन्हें मैनिपुलेट करके। और देखा जाए तो डूम की रियल आइडेंटिटी उससे छिपाना, उसे टोनी स्टार्क की एक झूठी जिंदगी जीने पर मजबूर करना, ये सब कैंग ने जो किया है विक्टर वॉन डूम के साथ। इसके चलते अब डूम जो कुछ भी कहर ढाने वाला है कैंग के अगेंस्ट और बाकी सबके अगेंस्ट, उसके लिए वो फुली जस्टिफाइड है। यानी कहते हैं ना कि विलन्स आर नॉट बॉर्न दे आर मेड, तो भाई ये जो लाइन है ये विक्टर वॉन डूम पर या कह लो कि टोनी स्टार्क इंपोस्टर पर फुल ऑन फिट बैठती है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से कैंग ने ही डूम को बनाया है। और अगर ये सब सुनकर चौंक गए हो तो भाई अब तो सर पटकने की बारी है। ये सुनो, मार्वल ने अपनी फ्रेंचाइज की शुरुआत आयरन मैन के साथ ही क्यों करी? क्यों उसने स्पाइडरमैन या एक्समैन इन सब के साथ शुरुआत क्यों नहीं करी? क्यों उसने आयरन मैन को ही चुना? क्योंकि 90s के दौर में मार्वल कंगाल हो रहा था और वो सिर्फ आयरन मैन के ही लाइसेंस को अफोर्ड कर सकता था, और इसलिए उसने अपने बाकी के जो पॉपुलर हीरोज के लाइसेंसेस थे वो दूसरे बड़े स्टूडियोज को बेच दिए थे, लाइक सोनी को और फॉक्स को। तभी तो आज तक ये लाइसेंस और राइट्स की लड़ाई चलती है इन सबके बीच। यानी 2008 में जब आयरन मैन 1 से मार्वल फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी तब मार्वल के पास इतना जुगाड़ नहीं था कि वो फॉक्स से एक्समैन और सोनी से स्पाइडरमैन को वापस लेकर उन्हें अपने एमसीयू में शामिल कर सके और उनकी मूवीज बना सके। स्पाइडी और एक्समैन ये सब उस टाइम आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका इनसे कहीं ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम, बट आरडीजे ने आयरन मैन को टॉप पर ला दिया, इसकी पॉपुलैरिटी एकदम नंबर 1 पर ला दी। और इसके चलते मार्वल फिर आगे बढ़ता गया और केविन फाइगी खुद ये सोचते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मार्वल में एक ही यूनिवर्स होगा और वो ऐसा यूनिवर्स होगा जिसमें स्पाइडरमैन, एक्समैन, आयरन मैन ये सब के सब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक ऐसा यूनिवर्स जो कॉमिक्स की तरह होगा एंड A to Z सारे मार्वल कैरेक्टर्स उसमें मौजूद होंगे। लेकिन पहले वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि एक्समैन फॉक्स के पास था, स्पाइडरमैन सोनी के पास था। यानी मार्वल में हमेशा से एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता रहा होगा जिसमें स्पाइडरमैन, एक्समैन और बाकी सारे कैरेक्टर्स ये सब एक साथ एग्जिस्ट करते होंगे, बट अल्टीमेटली किसी विलन ने एके
कैंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस यूनिवर्स को, उस टाइमलाइन को साइलेंट करके एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी, जिसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जिसमें एक्समैन थे ही नहीं, जिसमें स्पाइडरमैन बहुत बाद में आया, जिसमें वेनम था ही नहीं, और जिसमें डूम टोनी स्टार्क था। अब शायद तुम मेरी बात समझ रहे होगे, यानी ये जो 616 है, जो सीक्रेट टाइमलाइन है, उसमें डूम ही हमारे सामने टोनी है, उसमें स्पाइडरमैन आया बहुत बाद में आया, एक्समैन तो इसमें है ही नहीं, फॉक्स के जो एक्समैन है वो अर्थ 10005 में है, और ये सब कारस्तानी है किसकी? ही हू रिमेन्स की। उसने बाकी के यूनिवर्सेस को साइलेंट कर दिया, और पहले एक जो यूनिवर्स हुआ करता था मार्वल का ओरिजिनल यूनिवर्स, जिसमें एक्समैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, मतलब A to Z सारे के सारे हीरोज एग्जिस्ट करते थे, वो ऐसा यूनिवर्स एक्चुअल में था, लेकिन ही हू रिमेन्स ने इसे साइलेंट करके सीक्रेट टाइमलाइन फिर से एक तरह से रिक्रिएट कर दी। तो अब जो 616 हमारे सामने है, ये एक्चुअल में जैसा हमें इतने सालों से दिखता आ रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे चेंजेस थे, और अब तुम शायद ये भी समझ गए होगे कि क्यों मार्वल का रीबूट जरूरी है, और रीबूट के बाद जो हमें यूनिवर्स देखने को मिलेगा, मार्वल का नया यूनिवर्स, उसमें स्पाइडरमैन से लेकर एक्समैन और बाकी सारे के सारे म्यूटेंट्स, फैंटास्टिक फोर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, सब के सब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। यानी ये जो सॉफ्ट रिबूट है, ये सीक्रेट वॉर्स में ही होगा। क्यों होगा एंड क्यों जरूरी है, ये तुम मेरी बात से अब शायद समझ गए होगे। यानी कैंग से लेकर डूम, एक्समैन, स्पाइडी, सारे के सारे कैरेक्टर्स इस थ्योरी में परफेक्टली कवर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रिबूट होगा वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और उसके बाद हमें अपना वो ओरिजिनल मार्वल यूनिवर्स वापस मिल जाएगा, जिसे कैंग ने साइलेंट करके सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करी थी। वो यूनिवर्स जिसमें म्यूटेंट, स्पाइडरमैन, वेनम, फैंटास्टिक फोर और बाकी के हीरो सब के सब एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। यही है मार्वल रिबूट का मतलब, और इसी तरह से ये थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। ही हू रिमेन्स से लेकर लोकी से लेकर टोनी स्टार्क, हु वाज डॉक्टर डूम इन रियलिटी, था वो डूम ही, लेकिन उसे बड़ा किया गया स्टार्क की तरह। लेकिन ये थ्योरी अपने पीछे कई सवाल भी छोड़कर चली जाती है, जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर टोनी स्टार्क डूम है एक्चुअल में, देन फिर एक्चुअल टोनी स्टार्क कहाँ है, और वो क्या चीज है जो इस डूम को टोनी स्टार्क बनाती है? मतलब क्या जिसे हम सालों से टोनी मानकर पसंद कर रहे हैं, उसे बस ऐसे ही एक सेकंड में डूम मान ले क्या एक थ्योरी सुनकर? ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में डेफिनेटली आया होगा, एंड बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो देखो, रूसो ब्रोस ने ये साफ कहा था एक इंटरव्यू में कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की कहानी फैंस को चैलेंज करेगी। तो आई थिंक यही वो चैलेंज होगा जब कहानी हमें ये बताएगी कि जिसे तुम अपना फेवरेट स्टार्क मानते हो, 20 सालों से जिसकी हर एंट्री पर ताली बजाते हो, वो एक्चुअल में वो है ही नहीं जो तुम उसे समझ रहे हो। सो या इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर अस द फैंस, बट स्टिल जो मोमेंट्स हमें मिले हैं टोनी स्टार्क के साथ, जिनमें हम स्टार्क को स्टार्क समझते थे, वो मोमेंट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता यार। अब बस उसे चेंज किया जा रहा है, क्योंकि मार्वल हिस्ट्री का, या आई थिंक पूरी की पूरी वर्ल्ड मूवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब मार्वल एक्चुअल में पुल ऑफ करने वाला है, एंड ऑल विल बी शॉक्ड एज फक। लाइक जिन्होंने मेरी ये वीडियो देख ली, या समहाउ जिन्होंने ये थ्योरी कहीं और से जिन्हें मतलब पता चल गई, वो तो एक बार को चलो प्रिपेयर होकर जाएंगे, बट जिन फैंस को नहीं पता, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वो सब के सब तो शॉक्ड रह जाएंगे ना। और जो कैजुअल मार्वल फैंस हैं, जो इतना डीपली घुसकर हर चीज को नहीं जानते हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे। तो आई थिंक यही वो चैलेंज है जो हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से मिलने वाला है। और वापस आते हैं स्टार्क पर, तो मुझे ये लगता है कि जब हावर्ड स्टार्क की वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम कुछ गड़बड़ हुई होगी, एंड मे बी रियल टोनी स्टार्क की डेथ वॉम्ब में ही हो गई होगी। लेकिन क्योंकि हावर्ड को अपनी लेगेसी, अपना नाम, अपना बिजनेस, ये सब आगे बढ़ाना था, तो दुनिया से छिपाकर उसने विक्टर वॉन डूम को कहीं से अडॉप्ट कर लिया, और उसे टोनी का नाम देकर एक स्टार्क की तरह, हीरो की तरह रेस किया, जो कि अगेन ही हू रिमेन्स का प्लान था। हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ को नहीं पता था कि वो एक्चुअल में डूम है, और उसकी आइडेंटिटी एक्चुअल में एक विलन वाली है। उन्होंने बस, उन्हें इतना पता था कि उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया और उसे एक स्टार्क की तरह और एक हीरो की तरह रेस किया। और भले ही विक्टर टोनी स्टार्क बनकर बड़ा हुआ हो, भले ही उसके अंदर हावर्ड स्टार्क का डीएनए ना हो, बट हावर्ड के उसूलों पर चलकर जैसे वो एक रियल हीरो की तरह आगे बढ़ा, लाइफ में सब कुछ हासिल किया, और सब कुछ होने के बावजूद भी एंड गेम में जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई, तो बंदा अगर चाहता तो इस पॉइंट पर एक बहुत डार्क टर्न ले सकता था कि मैं ही क्यों हर बार कुर्बानी दूं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, मेरी लाइफ फाइनली फुलफिल्ड है, but still he chose to die like a hero, and that's what makes Victor Von Doom टोनी स्टार्क इन आर 616 स्टिल। अब क्योंकि इस थ्योरी से एस्टेब्लिश हो जाता है कि आरडीजे का टोनी रियल टोनी था ही नहीं, दैट मीन्स कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से एक रियल टोनी भी आएगा जो कोई और एक्टर प्ले करेगा, एंड ऑब्वियसली आई थिंक वो टॉम क्रूज ही होंगे। और अगर अभी तक जो प्रूफ दिए मैंने उनसे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तो एक और बहुत बड़ा प्रूफ दे देता हूँ, उस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वो टोनी स्टार्क जिसे अपने आयरन मैन सूट्स को डेवलप करने में, उन्हें अपग्रेड करने में
सालों का टाइम लगा, साल दर साल उसने रिसर्च पे रिसर्च करी और सूट्स को अपग्रेड करता गया स्टेप बाय स्टेप। उस टोनी स्टार्क ने टाइम ट्रैवल, जो कि ना सिर्फ अर्थ का बल्कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बिगेस्ट इन्वेंशन है, सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाली चीज है, उसको एक रात में चुटकी बजाते ही कैसे इन्वेंट कर लिया, सोचने वाली बात है। मतलब आयरन मैन सूट्स को डेवलप करने में उसे सालों लग गए, लेकिन टाइम ट्रैवल को उसने एवेंजर्स के कहने पर एक रात में एंड गेम में यूं ही इन्वेंट कर लिया। तो ये एक सोचने वाली बात है, एंड इसका रीजन अगेन यही है कि डॉक्टर डूम, तुम भी जानते हो हमेशा से मार्वल में उसका जो सिग्नेचर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो टाइम ट्रैवल का रहा है हमेशा से। तुम कॉमिक्स उठाकर देख लो, डॉक्टर डूम टाइम ट्रैवल स्टफ का मास्टर है, और इसी के चलते मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स हैं उनके डूम्स सबके सब टाइम ट्रैवल के स्टफ में मास्टर होंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई हमारा टोनी, जो एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम था, वो जानता तो नहीं था कि वो विक्टर है, बट सबकॉन्शियसली क्योंकि वो डूम था इसीलिए वो टाइम ट्रैवल स्टफ में ऑलरेडी एक्सपर्ट था, और इसीलिए उसने सिर्फ एक रात में टाइम ट्रैवल को इन्वेंट कर लिया चुटकी बजाते ही। और हाँ, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग बोल रहे हैं कि आरडीजे के डूम का कोई सेटअप नहीं हुआ, बिल्डअप नहीं हुआ, तो भाई इस थ्योरी से ये प्रॉब्लम तो एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाएगी कि मतलब थैनोस को तो चलो कई सारी मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन्स में मेंशन किया गया, दिखाया गया, उसका कैमियो वगैरह हुआ, तो उसका अच्छा खासा सेटअप हुआ था। डूम का तो कहीं नाम भी नहीं लिया गया, लेकिन डूम्सडे में आगे जाकर जब हमें ये पता चलेगा कि भाई पिछले 20 सालों से जिसे हम टोनी समझ रहे थे वो डूम ही था, तो हमारी आंखों के सामने डूम तो 20 सालों से नाच रहा था। तो भाई डूम का सेटअप तो 20 सालों से चल रहा है, मतलब थैनोस से भी कहीं बड़ा सेटअप उसे ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये बिल्डअप और सेटअप वाली प्रॉब्लम डूम की है तो इस थ्योरी से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और आई थिंक आरडीजे का ये स्टेटमेंट, New mask. Same task. ये भी इसी बात का प्रूफ है कि मास्क अब बदल जाएगा बट काम उनका सेम ही रहेगा, क्योंकि वो पर्सन ही सेम है, डूम ही स्टार्क था। तो बस रियलिटी सामने आ गई है, राज खुल गया है, जिसके चलते अब मास्क बदल जाएगा बट टास्क अभी भी सेम रहेगा। तो हाँ, इसे लेकर अभी मैं और भी डीप रिसर्च करूंगा, मार्वल की पास्ट मूवीज और एविडेंस निकालूंगा खोद कर, बट जो मेन पॉइंट मैंने अभी बताए हैं उन्हें लेकर सोचना जरूर। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, इसे ये ना समझना कि ये मल्टीवर्स सागा में आते हैं तो ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से बिल्कुल अलग कहानी है, नहीं, पूरी की पूरी कहानी एंड गेम से आगे कंटिन्यू करेगी, उससे जुड़ी हुई होगी। बस फर्क इतना है कि इनके तार कैसे जुड़े थे ये अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा था, बट अब आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। और जब ये सारे खुलासे थिएटर में होंगे, बिलीव मी भाई, एंड गेम को लोग भूल जाएंगे। डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स विल बी ग्राउंड ब्रेकिंग। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज सब कर लिया करो, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो और मुझे भी तुमसे इंस्पिरेशन मिलती रहे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अब इस थ्योरी को लेकर तुम्हारे जो भी थॉट्स वगैरह हो सब कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे देखना है कि लोग इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। एंड वंस अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर से सब कर लेना, नोटिफिकेशंस को डाल लो ऑल पर, क्योंकि बहुत तगड़ी एमसीयू अपडेट्स आने वाली है। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।